निशा अपने लिए नए पत्तों की ड्रेस बना रही थी। वो जंगल से नए पत्ते चुनकर लाई थी। निशा की सास कुसुम ने उससे कहा, निशा बहू, कब तक तू पत्तों वाली ड्रेस पहनती रहेगी? गली मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं बाजार से तेरे लिए ढंग के कपड़े ले आती हूँ। कम से कम बाहर नौकरी पर जाने के लिए तेरे पास अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना। नहीं माँ जी, इन पत्तों वाली ड्रेस से हमारे आदिवासी संस्कार झलकते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। मुझे नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं घर बैठकर पैसे कमा सकती हूँ। तू घर बैठकर पैसे कैसे कमा लेगी? तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। तुझे कहीं बाहर जाकर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करना होगा। तभी निशा का पति आरव वहाँ पर आता है और कुसुम से कहता है, अरे माँ, निशा बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कपड़े बना सकती है। मेरे लिए भी निशा ने ही कपड़े सिले थे जब मेरा जंगल में एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल आरव एक इंजीनियर था। अपने दोस्तों के साथ छुट्टियाँ बिताने के लिए वो कुछ दिन के लिए जंगल की सैर पर गया था। वहाँ आरव का एक्सीडेंट हो गया। वो पहाड़ों से गिरता हुआ आदिवासी बस्ती में आकर गिरा था और अपने दोस्तों से बिछड़ गया था। तब निशा के पिता खड़िया उसे उठाकर अपने घर ले आए। तब निशा ने आरव की बहुत सेवा की और उसे आदिवासी दवाइयों से बिल्कुल ठीक कर दिया। हादसे में आरव के कपड़े बुरी तरह से फट गए थे। निशा ने आरव के लिए सिलाई मशीन पर नए कपड़े सिले थे। साथ ही निशा बहुत सुंदर थी, जिस वजह से आरव को उससे प्यार हो जाता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। उसके बाद आरव ने वही निशा से शादी कर ली थी। उसके बाद आरव और निशा दोनों शहर आ गए। कुछ दिनों के बाद आरव की नौकरी छूट गई, जिसके बाद उनके घर के हालात खराब होने लगे। ऐसे में निशा और कुसुम दोनों मिलकर कम पैसों में भी घर का खर्चा अच्छे से चलाने लगी। लेकिन अब जमा पैसे खर्च हो गए थे। कुसुम को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। मेरे घर में सिलाई मशीन रखी हुई है। मैं अपने पिताजी से कहकर वो सिलाई मशीन यहाँ मंगवा लूंगी, क्योंकि आपकी वाली सिलाई मशीन तो खराब हो गई है माँ जी। और कपड़े? मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने बचा कर रखे हैं। उन पैसों से हम कपड़े खरीद कर ले आएंगे। ठीक है निशा बहू, तू जल्दी ही ये काम शुरू कर दे। निशा ने फोन करके अपने पिता से सिलाई मशीन शहर मंगवा ली। उसने जमा पैसों से आरव को बाजार भेजकर कुछ सस्ते कपड़े मंगवाए। ये तो बहुत सस्ते कपड़े हैं निशा बहू। माँ जी, एक बार इन कपड़ों को सिल जाने दीजिए, फिर यही कपड़े आपको महंगे कपड़े लगने लगेंगे। निशा ने उन सस्ते कपड़ों से लड़कियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस सिलकर तैयार कर दिए। अरे वाह निशा बहू, ये कपड़े तो वाकई में बहुत महंगे लग रहे हैं। एक एक ड्रेस की कीमत 1000 रुपए से कम नहीं लग रही। तेरे हाथों में जादू है, जादू। माँ जी, अब मैं इन कपड़ों को बाजार में बेचूंगी। हाँ हाँ, बेच देना, लेकिन पहले अपने लिए तो कपड़े सिल ले। बाजार क्या पहन कर जाएगी? नहीं माँ जी, मुझे मेरे लिए कपड़े सिलने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने पत्तों वाली ड्रेस में ही बाजार जाऊंगी। हे भगवान, यही देखना बाकी रह गया था कि मेरी बहू पत्ते पहनकर बाजार में जाएगी। लोग क्या कहेंगे? अरे माँ, निशा ठीक ही तो कह रही है। निशा जब पत्ते पहनकर बाजार जाएगी तो लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे और उसके कपड़े खरीदने के लिए इसके पास आएंगे। तभी तो निशा के सिले हुए कपड़े बाजार में ज्यादा बिकेंगे। शायद तू ठीक कह रहा है। दूसरे दिन निशा अपने पत्तों वाली ड्रेस में बाजार जाती है और फुटपाथ के किनारे बैठकर अपने सिले हुए कपड़े बेचने लगती है। आओ आओ, सेल लगी है, सेल। 2000 के कपड़े 1000 रुपए में, 50% डिस्काउंट। निशा की आवाजें सुनकर आने जाने वाले राहगीर उसकी तरफ देखने लगे। शहर में किसी ने पत्ते वाली ड्रेस पहने हुए आदिवासी को नहीं देखा था,
निशा को देखने के लिए उसके आसपास लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने जब देखा कि निशा कपड़े बेच रही है, तो लोग उसके कपड़े देखने लगे। ये ड्रेस तुमने सिली है? जी मेम साहब। कितनी सुंदर ड्रेस है। मेरी बिटिया पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी और ये सस्ती भी है। ऐसा करो, ये ड्रेस पैक कर दो। निशा उस औरत को वो ड्रेस पैक करके दे देती है। ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। ओह वाव, ये ड्रेस कितनी सुंदर है, कितना मॉडर्न लुक है। इसे पहनकर तो मैं मॉडर्न लगूंगी। ओ पत्तों की ड्रेस वाली, ये ड्रेस मेरे लिए पैक कर दो और ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। जी मैडम, ये लीजिए आपकी ड्रेस। धीरे धीरे करके निशा के सारे ड्रेस बिक गए। निशा के बिजनेस का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। वो खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ गई। अरे निशा बहू, तू खाली हाथ आई है। तेरी सारी ड्रेस कहाँ गई? वो सारी ड्रेस तो बिक गई। सारे बिक गए? हाँ माँ जी, ये लीजिए मेरी पहली कमाई। पूरे 10,000 रुपए हैं। अब कल मैं और ढेर सारी ड्रेस बनाऊंगी। दूसरे दिन निशा लड़कों के लिए शर्ट और पैंट सिलती है और उन कपड़ों को लेकर बाजार जाती है। दूसरे दिन भी निशा अपने पत्तों वाली ड्रेस में थी। उस दिन भी उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। अरे वाह, शर्ट और पैंट भी। आप ये सब भी सिलती हो? हाँ भाई साहब, मैं छोटे बच्चों के कपड़े भी सिलती हूँ। हाँ ठीक है, आप मेरे लिए ये शर्ट और पैंट पैक कर दो। मैं इन्हें मेरे पापा को दिखाऊंगा। मेरे पापा की कपड़ों की फैक्ट्री है। अगर उन्हें आपके सिले हुए कपड़े पसंद आ गए तो आपको उनकी फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। ठीक है, ये लीजिए आपके कपड़े। ये रहे आपके 1000 रुपए और ये रहा मेरा कार्ड। आप कल सुबह मेरे नंबर पर फोन करना। उस दिन भी निशा के सारे कपड़े फटाफट बिक गए। निशा पैसे लेकर घर आ गई। फिर उसने कुसुम और आरव को सारी बात बताई। अरे वाह निशा बहू, तुझे तो शहर के लोग पहचानने लगे हैं। अब तो तुझे गारमेंट फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। जी माँ जी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। निशा बहू, अब तो अपने लिए कपड़े सिल ले। माँ जी, मेरे पत्तों वाली ड्रेस की वजह से लोग मुझे पहचानने लगे हैं। लोग इसी ड्रेस की वजह से मेरे पास आते हैं, फिर मेरे सिले हुए कपड़े खरीदते हैं। ठीक है निशा बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। दूसरे दिन निशा ने उस लड़के को फोन किया। हाँ, मेरे पिताजी को आपकी सिली हुई ड्रेस बहुत पसंद आई है। आप मेरे पिताजी से मिलने उनकी ऑफिस चली जाओ। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। निशा उसी समय उससे मिलने के लिए उनके ऑफिस जाती है। निशा ने अपने पत्तों वाली ड्रेस ही पहनी हुई थी। ऑफिस में लोग उसे ही देख रहे थे। तभी वो लड़का निशा के पास आया। हाय, मेरा नाम विराट है। ये मेरे पिताजी का ऑफिस है। चलो, मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाता हूँ। विराट निशा को अपने पिताजी से मिलवा देता है। विराट के पिता निशा को अपनी कंपनी में ड्रेस डिजाइनर की जॉब दे देते हैं। निशा ड्रेस डिजाइनर बन चुकी थी। वो रोज ऑफिस आती और खूब मन लगाकर काम करती। निशा अब भी पत्तों वाली ड्रेस में ही ऑफिस आती थी। एक दिन ऑफिस में, निशा, तुम्हारी पत्तों वाली ड्रेस हर किसी को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्यों ना तुम एक ऐसी ही कपड़ों की ड्रेस बनाओ जिसमें आर्टिफिशियल पत्ते लगे हों। शायद लोगों को पसंद आए। मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। मैं आज ही एक ऐसी ड्रेस बनाऊंगी। निशा ने उसी दिन कपड़े का एक लहंगा बनाया जिसमें आर्टिफिशियल पत्ते लगे हुए थे। निशा का वो लहंगा जब बाजार में आया तो उसे खरीदने के लिए लोग टूट पड़े। मुझे ये लहंगा चाहिए। मुझे भी ये वाला लहंगा चाहिए। और मुझे अपनी बेटी के लिए यही वाला लहंगा चाहिए। अरे, लेकिन ये वाला लहंगा तो एक ही पीस है, किसी एक को ही मिलेगा। मुझे चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए। मुझे दे दो। हर कोई निशा का बनाया हुआ पत्तों वाला लहंगा खरीदने के लिए उत्सुक था, लेकिन वो लहंगा किसी एक को ही मिल सकता था।
लोगों ने वैसा ही लहंगा मंगवाए जाने की डिमांड कर दी। बाजार में निशा के बनाए हुए पत्तों वाले लहंगे की खूब मांग बढ़ गई। निशा के पास अब हजारों ऑर्डर आ गए। निशा अब दिन रात मेहनत और खूब तरक्की करने लगी। तुम्हारी वजह से कंपनी को लाखों का प्रॉफिट हुआ है, इसलिए कंपनी ने तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर 80,000 कर दी है। निशा ने घर आकर ये खुशखबरी कुसुम और आरव को बताई। शहर में जिसे देखो तुम्हारे सिले हुए पत्तों वाली ड्रेस पहनकर घूम रहा है। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी ये ड्रेस स्टाइल आइकन बन जाएगी। हाँ निशा बहू, अब तो मुझे भी तेरी ये पत्तों वाली ड्रेस अच्छी लगने लगी है। आरव, अब तुम्हें भी मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे तो सिलाई आती ही नहीं है। तुम्हें सिलाई करने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपनी खुद की गारमेंट फैक्ट्री खोल लें। हाँ, अच्छा सोचा है, लेकिन उसके लिए हमें काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, हम बैंक से लोन ले लेंगे और धीरे धीरे करके लोन चुका देंगे। बस तुम्हें मेरी कंपनी संभालनी होगी। ठीक है निशा, मैं तैयार हूँ। दूसरे दिन निशा ने बैंक से लोन लेकर अपने काम की शुरुआत की और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसने अपनी एक गारमेंट फैक्ट्री खोल ली। अब निशा अपनी फैक्ट्री में खुद कपड़े सिलती और निशा ब्रांड के नाम से उसे बाजार में बेचती। कपड़े बेचने में आरव उसकी मदद करता। आरव और निशा ने दिन रात खूब कड़ी मेहनत की और शहर में अपनी फैक्ट्री का नाम स्थापित किया। निशा ब्रांड के कपड़ों की मांग अब दूसरे शहरों में भी होने लगी थी। धीरे धीरे निशा की कमाई बढ़ने लगी और उसने बैंक का लोन भी चुका दिया। निशा ने अब दूसरे शहरों में भी अपनी फैक्ट्री की ब्रांच खोल दी। अब देश भर में निशा ब्रांड के कपड़ों की धूम मच गई। यहाँ तक कि निशा के सिले हुए कपड़े विदेशों में भी बिकने जाने लगे। निशा, तुम्हारी मेहनत के कारण आज तुम्हारा नाम विदेशों में भी रोशन हो गया है। आरव, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती। तुमने और माँ जी ने मेरा खूब हौसला बढ़ाया और मेरी मदद की। मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी और माँ जी की बदौलत हूँ। निशा ने अपनी मेहनत के बल पर न सिर्फ अपने परिवार को मुश्किल समय से बाहर निकाला, बल्कि खूब दौलत कमाई। ये कहानी प्रगति नाम की एक लड़की की है। प्रगति दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन प्रगति बेचारी बहुत गरीब थी। वो अपनी माँ शारदा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। शारदा अपना घर चलाने के लिए जादूनगर गांव के बड़े सेठ मोहन लाल के घर नौकरानी का काम करती थी। शारदा को सेठ के घर काम करते हुए कई साल बीत गए थे, क्योंकि प्रगति के पिता के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब शारदा के कंधों पर आ गई थी। वहीं प्रगति और सेठ की बेटी मौनी दोनों हम उम्र थी, लेकिन मौनी में बहुत ज्यादा घमंड था। जब कभी ज्यादा काम करने की वजह से शारदा की तबीयत खराब हो जाती, तो वो अपनी जगह अपनी बेटी प्रगति को काम करने के लिए भेज देती थी। ऐसे ही एक सुबह, अरे आज तू आई है प्रगति, शारदा कहाँ पर है? वो सेठानी जी, माँ को बुखार है, बहुत तेज हो रहा था, तो मैंने दवाई देकर उन्हें आराम करने को बोला है। प्रगति ने हाँ में सिर घुमाया और घर के कामों में लग गई। लेकिन वही मौनी, जो कि पहले से ही प्रगति से जलती थी, क्योंकि मौनी दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी और प्रगति उससे बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उसकी जलन का यही कारण था। इसलिए वो कहती है, आज माँ का हाथ आया है, अभी माँ से इसको डांट पड़वाती हूँ। माँ, माँ, कहाँ है आप माँ? मौनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आई। माँ, ये सब क्या है? ये मेरी इतनी महंगी ड्रेस पर जूस के दाग कैसे पड़ गए? वो देखो माँ, प्रगति के हाथ में जूस का जग है। जरूर इसने जानबूझकर मेरी ड्रेस पर जूस गिराया होगा। माँ, ये मेरे जन्मदिन की ड्रेस है, आपको पता है ना? मैं स्पेशली कितनी महंगी खरीद कर लाई थी।
प्रगति, इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे आँखों की अंधी, तूने मेरी बेटी के जन्मदिन की ड्रेस को खराब कर दिया। पता भी है कितने की ड्रेस है ये? सेठानी जी, मैंने तो कोई भी जूस नहीं गिराया। ये जग तो मैं गार्डन से उठा कर लाई हूँ। माँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी ये ड्रेस खराब हो चुकी है। अब मुझे नई ड्रेस दिलवाओ बस, और इसके पैसे काट लो। इसे इस महीने के 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। मौनी ये सब कह ही रही थी कि तभी उसके पापा वहाँ पर आ जाते हैं। अरे, इस महीने के पैसे काटने की क्या जरूरत है? बेटी मौनी, इससे अपने जन्मदिन पर घर के सारे काम करवाओ। सुबह से लेकर रात तक जो भी मेहमान आएंगे, सबकी खातिरदारी यही करेगी। हाँ जी, यही बिल्कुल ठीक रहेगा। सुन प्रगति, 2 दिन बाद मौनी का जन्मदिन है। तो दिन भर मौनी के जन्मदिन के सारे काम देखेगी, और एक भी काम गलत नहीं होना चाहिए, समझी? ठीक है सेठानी जी, मैं आ जाऊंगी। उसके बाद प्रगति घर आ गई और उसने अपनी माँ को वो सारी बातें बताईं। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा, प्रगति मेरी बच्ची, कल मेहमान आएंगे। उनके सामने मैं सोच रही थी कि तू कोई अच्छा सा लहंगा पहन ले। मेहमानों के बीच पुराने कपड़े पहनते अच्छा नहीं लगेगा बेटी। लेकिन तेरे सारे कपड़े तो किनारों से फट गए हैं और तेरे पास कोई लहंगा भी नहीं है। वही तो माँ, मेरे पास तो कोई लहंगा ही नहीं है जो मैं पहनकर जा सकूं। छोड़िए ना माँ, पुराने कपड़े पहनने में कौन सी बुराई है। बहुत रात हो चुकी थी। प्रगति अपने आंगन में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी प्रगति की नजर एक तितली पर जाती है, जिसके पंख एक झाड़ी में फंस गए थे, और वो तितली उस झाड़ी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर प्रगति पेड़ों की उस झाड़ी के पास जाती है और बहुत ही आराम से उसके पंखों को झाड़ी से छुड़ा देती है। तुम बहुत अच्छी हो प्यारी लड़की, तुमने मेरे पंख झाड़ी से छुड़ा दिए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा था। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं देख रही थी कि तुम वहाँ बैठी हुई कब से रो रही थी, पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पंख यहाँ झाड़ियों में फंसे हुए थे। मुझे बताओ, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तुमने उदास मन होते हुए भी मेरी तरफ ध्यान दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्यारी तितली, कल सेठानी की बेटी मौनी का जन्मदिन है, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई लहंगा ही नहीं है, इसीलिए मैं बहुत उदास हूँ। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए फूलों का लहंगा तैयार करती हूँ। तुम उसे पहन कर जाना, तुम बहुत सुंदर लगोगी। अभी रुको जरा। फिर वो नन्ही सी तितली इधर उधर मंडराती है और देखते ही देखते प्रगति के हाथ में बहुत ही सुंदर फूलों का लहंगा आ जाता है, जिसे देखकर प्रगति बहुत खुश हो जाती है। प्यारी तितली, ये फूलों का लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। शुक्रिया प्यारी तितली। इसके बाद वो तितली वहाँ से उड़ गई। इतना सुंदर लहंगा मिलने से प्रगति बहुत खुश थी। प्रगति ने घर के अंदर जाकर वो लहंगा अपनी माँ को भी दिखाया। शारदा भी फूलों का इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह प्रगति, ये फूलों का लहंगा तो बहुत सुंदर है। देखना, मेरी बच्ची पूरी पार्टी में सबसे सुंदर लगेगी। अब तुम्हें सोने जाना चाहिए, नहीं तो सेठानी जी गुस्सा करेंगी अगर तुम सुबह में लेट हो गई तो। ठीक है माँ, आप भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। फिर अगले दिन मौनी का बर्थडे था। पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था और सारे मेहमान भी आ गए थे। प्रगति भी अपना सुंदर सा फूलों वाला लहंगा पहनकर पार्टी में आ जाती है। वहीं मौनी अपने एक फ्रेंड अर्जुन से बात कर रही होती है। अर्जुन दिखने में बहुत ही हैंडसम और अमीर था और वो मन का अच्छा और बहुत ही शांत था, इसलिए वो मौनी की झूठी शान बान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। थैंक यू सो मच अर्जुन, तुम नहीं जानते तुमने यहाँ आकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है।
रुको, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। अरे प्रगति, इधर आना। प्रगति कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लेकर वहाँ पर आती है, लेकिन मौनी का फ्रेंड अर्जुन प्रगति को ही देखे जा रहा था। लेकिन मौनी पहले ही समझ चुकी थी कि अर्जुन का ध्यान प्रगति पर है, इसलिए वो जानबूझकर प्रगति को नीचा दिखाने के लिए उसके पैर में अपने पर्स से कुछ मोती निकालकर जमीन पर गिरा देती है, जिसकी वजह से प्रगति का पैर फिसल जाता है और वो कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। पर मौनी ये नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करते हुए अर्जुन पहले ही देख चुका है, और मौनी को ऐसा करते हुए देखकर प्रगति उदास मन से रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। पर उसी बीच अर्जुन भी पार्टी छोड़कर जाने लगता है। तभी उसी समय मौनी कहती है, क्या हुआ अर्जुन, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो केक काटना बाकी है। मैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रुक सकता जहाँ किसी निर्दोष का अपमान हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मौनी, तुमने उस लड़की प्रगति को जानबूझकर अपने पर्स से कुछ मोती जमीन पर फेंक कर उसे गिराने की कोशिश की थी। अब से मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। फिर अर्जुन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके 2-3 दिन तक शारदा और प्रगति काम पर नहीं आई। प्रगति उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी अर्जुन अपनी मम्मी पापा के साथ उसके घर आता है। आंटी जी, मैं प्रगति को बहुत पसंद करता हूँ और मैं प्रगति से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ आया हूँ। बिल्कुल बहन जी, प्रगति के बारे में जैसा अर्जुन ने बताया था, प्रगति बिल्कुल वैसे ही सुंदर है। हमें प्रगति बहुत पसंद है। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए और हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। सबकी बातें सुनकर प्रगति शर्मा जाती है, साथ ही वो बहुत खुश भी थी। वहीं शारदा बेहद खुश थी कि उसकी बेटी का संसार खुशियों से भर उठा। और कुछ दिन बाद धूमधाम से प्रगति और अर्जुन की शादी हो जाती है। प्रगति की किस्मत अब बिल्कुल बदल गई थी। अपने जीवन में अर्जुन जैसा अच्छा इंसान पाकर प्रगति बहुत खुश होती है और मन ही मन उस नन्ही तितली को धन्यवाद कहती है।